हेलो नमस्कार साथियों, मैं रतन कुमार आप सबका स्वागत करता हूं रतन कोचिंग 2.0 में। अभी अभी जो है आप सबों को एक दो दिन में आप लोग समाचार मिल गया होगा कि टीआरई 4.0 को जो है वैकेंसी आने वाला है। तो आप लोग जो है सतर्क हो जाइए, पढ़ाई को जो है जोर शोर से जो है दिल से पूरा जो है लग जाइए। कम से कम जो इसमें वैकेंसी 1 लाख से जो है ऊपर का आने वाला है। आप लोगों से जो है जो रिपोर्ट आ रहा है शिक्षा मंत्री के तरफ से 1 लाख से ऊपर, ठीक है, 1 लाख से ऊपर का जो वैकेंसी आने वाला है। तो 1 लाख से जो है ऊपर आने वाला है, 1 लाख प्लस का, ठीक है। आप लोग जो है तैयारी को जोर शोर से जो है पूरा लगा दीजिए और आप लोग को जो आज से जो है पूरा सिलेबस को आप लोग कंप्लीट करवाएंगे ज़रा ज़रा जो है। और जहाँ तक होगा कि मेरा एनसीईआरटी को ज़रा फॉलो करेंगे, ठीक है, एनसीईआरटी को ज़रा फॉलो करके जो है चलेंगे। उसके बाद आप लोग हिस्ट्री होगा, ठीक है। तो आप लोग जो है जो भी नए हैं तो आप लोग प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अपने अपने दोस्त को शेयर कर दीजिएगा। चलते हैं प्रश्न की ओर, ज़्यादा लेट नहीं करेंगे। तो पहला सवाल है, आज का चैप्टर होगा राज्य का नीति निर्देशक तत्व। क्या होगा? राज्य का नीति निर्देशक तत्व, ठीक है। राज्य का निर्देशक तत्व जो है आप लोग से पहला सवाल आएगा किस भाग से लिया गया? भाग 4 में है। राज्य का निर्देशक तत्व जो है किस भाग में है? भाग 4 में। आर्टिकल कितना में है? आर्टिकल पूछा जाएगा कि राज्य का नीति निर्देशक तत्व जो है कितना भाग में है? 4। और आर्टिकल पूछा जाएगा 36 से 51 में वर्णन है। अगला पूछा जाएगा राज्य का नीति निर्देशक तत्व जो है किस देश से लिया गया? आप लोग ध्यान दीजिएगा, आयरलैंड से लिया गया। पहला प्रश्न है, एनसीईआरटी का बहुत सारा सवाल मिलेगा, बाकी बात तो आप लोग लूसेंट से भी मिल जाएगा, पर जो है ज़्यादा तक जो है कोशिश है मेरा कि एनसीईआरटी से हम लेने के लिए प्रयास किए हैं। तो आप लोग बहुत काफ़ी मेहनत करना पड़ा है नोट्स के लिए, तो आप लोग प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा आप लोग चैनल को ज़्यादा ज़्यादा। प्रश्न है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत को भारतीय संविधान में शामिल किए जाने का क्या उद्देश्य है? यानी जो राज्य का नीति निर्देशक सिद्धांत का जो है भारतीय संविधान में शामिल किए जाने का क्या उद्देश्य है? ये उद्देश्य था कि सामाजिक और आर्थिक स्थापित करना, सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र को स्थापित करना, यही जो है राज्य का नीति निर्देशक तत्व का मूल उद्देश्य था। अगला प्रश्न में चल लेंगे। अगला प्रश्न, कल्याणकारी राज्य की संकल्पना का समावेश संविधान के किस भाग में है? कल्याणकारी राज्य, कौन सा? कल्याणकारी राज्य। कल्याणकारी राज्य का जो है संकल्पना का समावेश जो है किस भाग में है? ठीक है, भाग कितना में है पूछा जाएगा? तो भाग 4 में पूछा जाएगा, भाग 4 में है। भाग 4 में आप लोगों को पता है कि राज्य का निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में किसके अंतर्गत पंचायती राज, क्या है? पंचायती राज प्रणाली का व्यवस्था किया है। जो पंचायती राज प्रणाली का जो व्यवस्था किया गया है किसके अंतर्गत है? पंचायती राज का जो है व्यवस्था प्रणाली किया गया है, ये राज्य का नीति निर्देशक सिद्धांत का अंतर्गत आता है। ठीक है, नेक्स्ट क्लियर है? अगला सवाल है कि समान आचार संहिता राज्य का नीति निर्देशक तत्वों का मूल भाग नहीं है। ध्यान रखिएगा, समान आचार संहिता जो है नीति निर्देशक तत्वों का भाग नहीं है, परंतु जो है समान नागरिक संहिता नीति निर्देशक तत्वों का भाग है। ठीक है, अगला प्रश्न, नीति निर्देशक सिद्धांत। नीति निर्देशक सिद्धांत जो है ये क्या है? वाद योग नहीं है। ध्यान रखिएगा, क्या है? वाद योग नहीं है। नीति निर्देशक सिद्धांत जो है वाद योग नहीं है। अगला है कि राज्य का नीति समान नागरिक संहिता विधेयक को पारित करने वाला पहला राज्य कौन है? समान नागरिक संहिता को विधेयक को पारित करने वाला पहला राज्य कौन है? आंसर हो जाएगा उत्तराखंड। क्या हो जाएगा? उत्तराखंड हो जाएगा। अगला प्रश्न, सब भारत के संविधान समान कार्य के लिए समान वेतन के अधिकार को प्रावधान जो है कहाँ से किया गया? यानी कोई भी व्यक्ति जो है, हम लोग भारत का संविधान में कहा गया है कि समान कार्य के लिए समान वेतन का अधिकार दिया जाएगा। ठीक है, समान कार्य के लिए जो समान कार्य करेगा सभी को एक समान वेतन दिया जाएगा। ये जो कहाँ से लिया गया? ये राज्य का नीति निर्देशक तत्वों का एक भाग है। ठीक है, क्या है? राज्य का निर्देशक तत्वों का एक भाग है, समान कार्य के लिए समान वेतन। ध्यान रखिए, याद हो गया आप लोगों को। अगला प्रश्न, न्यायालय द्वारा इसे लागू नहीं किया। ध्यान दीजिएगा,
ये राज्य का नीति निर्देशक जो तत्व है ना, इसको न्यायालय द्वारा लागू नहीं किया जा सकता है। ठीक है, ये पॉइंट ध्यान रखिएगा आप लोग, काफी वीवीआई प्रश्न है। अगला प्रश्न है, इनकी प्रवृत्ति सकारात्मक, ये पे पॉइंट को आप लोग ध्यान दीजिएगा, काफी महत्वपूर्ण पॉइंट है कि राज्य का नीति निर्देशक जो है इनकी प्रवृत्ति सकारात्मक होता है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। अगला है कि ये गैरवाद योग है, ये क्या है, गैरवाद योग है। राज्य का नीति निर्देशक जो है सिद्धांत क्या है, गैरवाद योग है। आप लोग डायरेक्ट पूछा जाएगा सवाल। अगला प्रश्न है कि न्यायालय द्वारा परिवर्तन न हो, परिवर्तन न हो 21 आर्टिकल में कहा गया है, आर्टिकल 37 में कहा गया है कि न्यायालय द्वारा परिवर्तन न हो राज्य का नीति निर्देशक तत्व, तो आर्टिकल 37 में। अगला प्रश्न है, लोक कल्याणकारी की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाना। लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाना किस आर्टिकल में है, आर्टिकल जो है 38 का ए, 38 का ए कहता है कि लोक कल्याण के लिए, अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाना है। अगला है कि आय की असमानता को कम करने के लिए, क्या है, आय की असमानता को कम करने का प्रयास करना है किस आर्टिकल, आय की असमानता यानी अलग अलग जो आय सबको दिया जाता है तो उसको कम करने के लिए किस आर्टिकल में कहा गया, आर्टिकल जो 38 का 2 कितना है, आर्टिकल 2 में कहा गया है कि जो काम का होगा, ठीक है, आय होगा, उसको जो है असमान जो है उसको कम किया जाए, किसी को ज्यादा किसी को बेसी नहीं दिया जाएगा, ये 38 का 2 में कहा गया। अगला है कि पुरुष और स्त्री को जो है समान कार्य के समान रूप से जीविका प्राप्त करने का अधिकार है। पुरुष और स्त्री को समान कोई भी काम करने के लिए जो है दोनों को अधिकार है। यह अधिकार कितना आर्टिकल में 38 का को कहता है कि कोई भी पुरुष करेगा वो महिला भी कर सकता है। 21 आर्टिकल में कहता है, 39 का को में कहता है। तो ध्यान दीजिएगा और आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इसी तरह से वीडियो आप लोग क्वेश्चन भी देखने को मिलेगा, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न। अगला है पुरुष और स्त्रियों दोनों को समान कार्य के लिए समान वेतन, यानी कोई पुरुष जो भी काम करेगा, महिला भी जो काम करे, चाहे हार्ड रहे या नॉर्मल है, उसके लिए जो समान काम करेगा समान वेतन मिलेगा। 39 का घ कहता है, कितना आर्टिकल कहता है, 39 का घ कहता है कि समान कार्य के लिए समान वेतन, पुरुष और महिला कोई भी एक काम करेगा उसको समान वेतन दिया जाएगा, कोई ज्यादा भी करे कोई कम करेगा फिर उसको क्या होना चाहिए, समान वेतन मिलना चाहिए। 39 का घ आप लोग ध्यान दीजिए, काफी वीवीआई प्रश्न है, इसको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगला प्रश्न, पुरुष और स्त्री कर्मकारों के स्वास्थ्य व शक्तियों का तथा बालकों के सुकुमार अवस्था को दुरुपयोग न हो, ठीक है, यानी छोटा बच्चा को जो है इस अवस्था में जो है काम करने का इस सबको अवस्था दुरुपयोग न हो, 39 का क्या कहता है, 39 का अंगों में, क्या है 39 का अंगों में। अगला प्रश्न है, काफी वीवीआई प्रश्न है, ग्राम पंचायत का गठन कितना है, ग्राम पंचायत का गठन अनुच्छेद कितना में है, 40 में है। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न, कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक कल्याण, लोक सहायता, काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार जो है किस आर्टिकल में, आर्टिकल जो है 41 कहता है कि काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार है हम लोग को, आर्टिकल 41 कहता है। अगला है, काम का न्याय संगत और मनोवचित दशाएं प्रसूति का सहायता किस आर्टिकल में है, आर्टिकल 42 में। अगला है, कर्मकारों के लिए निर्वाह मजदूरी जो है किस आर्टिकल में, आर्टिकल 43 में। अगला है, सहकारी समिति का स्वेच्छा से गठन किया किस आर्टिकल में, सहकारी समिति का जो किस आर्टिकल में है, 43 का ख में, कितना में, 43 का ख में आर्टिकल में। पूछा जाएगा कौन सा संविधान संशोधन था, तो 97 संशोधन 2011 में स्थापना हुआ है। अगला प्रश्न, सभी नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता, पूछा जाएगा सभी नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता किस आर्टिकल में, आर्टिकल 44 में, कितना आर्टिकल 44 है, काफी वीवीआई प्रश्न है भी। अगला है कि 6 वर्ष से कम बच्चों के लिए जो है निःशुल्क शिक्षा, कौन सा शिक्षा, निःशुल्क शिक्षा 6 वर्ष से निःशुल्क जो है कितना आर्टिकल में, आर्टिकल 45 में। अगला है कि एससी एसटी के दुर्बल वर्गों के शैक्षिक आर्थिक हितों की अभिवृद्धि, एससी एसटी दुर्बल शैक्षिक और आर्थिक हितों की अभिवृद्धि जो आर्टिकल 46 में। अगला है, कृषि और पशुपालन, क्या है, कृषि और पशुपालन किस आर्टिकल में, कृषि पशुपालन का संगठन किस आर्टिकल में, 48 में, किस आर्टिकल में, 48 में। अगला है, पर्यावरण संरक्षण संवर्धन और वन्य जीवों की रक्षा करना, यानी पर्यावरण का संरक्षण वन जीव का रक्षा करेगा, 48 का को, कितना में, 48 का को जो है वन जीव का रक्षा करना। अगला है कि राष्ट्रीय
महत्व के स्मारकों, स्थानों, वस्तुओं का संरक्षण करना, यानी जो हम लोग को राष्ट्रीय स्मारक होगा, कोई भी दर्शनीय स्थान है, उसको जो हम लोग को संरक्षण करना है, यानी उसको दायित्व है हम लोग का कि जो उसको रक्षा करना है। 49 कितना में 49 में हम लोग को रक्षा करना है कोई भी स्मारक, राष्ट्रीय स्मारक। ठीक है, याद हो गया। अगला कार्यपालिका और न्यायपालिका। कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण करना। कार्यपालिका से न्यायपालिका में पृथक्करण करते हैं कितना आर्टिकल में 50 में। कितना में कार्यपालिका से न्यायपालिका में पृथक्करण करते हैं किस आर्टिकल में 50 में। अगला है अंतर्राष्ट्रीय शांति, यानी अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा का अभिवृद्धि। अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा का अभिवृद्धि किस आर्टिकल में 50 में। ये सब जो है काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, काफी वीआई प्रश्न है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि मूल अधिकार कानूनी रूप से मान्य। मूल अधिकार जो है कानूनी रूप से क्या है, मान्य है। मूल अधिकार कानूनी रूप से मान्य, जबकि नीति निर्देशक तत्वों को नैतिक एवं राजनीतिक मान्यता प्राप्त है। नीति निर्देशक तत्व के नैतिक एवं राजनीतिक मान्यता प्राप्त है, ध्यान। ठीक है, अगला प्रश्न निर्देशक तत्व, ये सब जो है एनसीईआरटी बुक का है। ठीक है, एनसीईआरटी बुक का ध्यान दीजिएगा, एनसीईआरटी बुक का लाइन है। निर्देशक तत्व सामाजिक क्रांति के उद्देश्यों की प्राप्ति के माध्यम में, क्या है, निर्देशक तत्व सामाजिक क्रांति के उद्देश्यों की प्राप्ति का माध्यम है। ये किसने कहा था, ग्रेनविल ऑस्टिन के द्वारा। किसने कहा, ग्रेनविल ऑस्टिन के द्वारा। अगला है नीति निर्देशक तत्वों का राज्य प्राधिकारियों के लिए शैक्षिक महत्व है। नीति निर्देशक तत्व को राज्य प्राधिकारियों के लिए शैक्षिक महत्व है। ये किसने कहा था, ये भी एनसीईआरटी का है, ये बी.एन. राव, क्या बी.एन. राव के द्वारा। अगला प्रश्न है नीति निर्देशक तत्वों का बहुत बड़ा मूल्य है कि ये भारतीय राज्य व्यवस्था के लक्ष्य आर्थिक लोकतंत्र को निर्धारित करते हैं, जैसा कि राजनीतिक लोकतंत्र को प्रकट करते हैं। एक बार फिर सुनिएगा, नीति निर्देशक तत्व का बहुत बड़ा मूल्य है कि भारतीय राज्य व्यवस्था के लक्ष्य आर्थिक लोकतंत्र निर्धारित करते हैं, जैसा कि राजनीतिक लोकतंत्र को प्रकट करता है। ये भी है अम्बेडकर। अगला प्रश्न वर्तमान में गोवा राज्य समान नागरिक संहिता वर्तमान उसमें लागू है। ठीक है, अगला प्रश्न प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की सुविधा। प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा कितना आर्टिकल में 350 का कॉम। अगला प्रश्न हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देशित। हिंदी भाषा के विकास के लिए क्या निर्देशित है, 351 का 351 कितना आर्टिकल में 351। अगला पंचशील समझौता गुट निरपेक्ष आंदोलन की स्थापना जो किस आर्टिकल में। पंचशील समझौता और गुट निरपेक्ष आंदोलन का जो स्थापना किस आर्टिकल में, आर्टिकल 51 में। आप लोग जवाब दीजिएगा कि पंचशील समझौता कब हुआ था। आप लोग जवाब दीजिएगा पंचशील समझौता कब हुआ था। पंचशील समझौता कब हुआ था, 1954 में। ध्यान दीजिएगा 1954 में हुआ था। और आप लोग बताइएगा गुट निरपेक्ष आंदोलन कब हुआ था। आप लोग जवाब दीजिएगा गुट निरपेक्ष आंदोलन, सवाल पूछा जाएगा। गुट निरपेक्ष आंदोलन 1961 में हुआ था। कहाँ हुआ था, आप लोग बताइएगा। गुट निरपेक्ष आंदोलन की स्थापना 1961 में हुआ था, तो कहाँ हुआ था आप लोग बताइएगा। यह स्थापना कहाँ हुआ था, बेलग्रेड में। कहाँ हुआ था, बेलग्रेड में। जब गुट निरपेक्ष आंदोलन का स्थापना किया था उस समय 3 व्यक्ति का नाम बताइएगा। आप लोग जवाब दीजिएगा गुट निरपेक्ष में। तो आप लोग याद रखिएगा नेहरू, नासिर, टिटो। कौन था, नेहरू, नासिर और टिटो। नेहरू, नासिर, टिटो। नेहरू, नासिर और टिटो। ठीक है, अगला चलते हैं। अगला प्रश्न बाघ परियोजना क्या है। बाघ परियोजना हाथी परियोजना और वन जीव संरक्षण अधिनियम पूछा जाएगा कब हुआ था। वन जीव संरक्षण अधिनियम 1972। राष्ट्रीय वन नीति कब हुआ था, राष्ट्रीय वन नीति 1988। राष्ट्रीय वन नीति 1988 और वन जीव संरक्षण अधिनियम 1972। ये किस आर्टिकल में, कितना आर्टिकल में है, 48 का कॉम। किस आर्टिकल में, 48 कॉम। आप लोग बताइएगा बाघ परियोजना का स्थापना कब हुआ है, 1973। कब हुआ है बाघ परियोजना, कब हुआ, 1973। ध्यान दीजिएगा। और हाथी का कब दिया, 1992। कब हुआ है हाथी का, 1992 में स्थापना हुआ। ठीक है, अगला प्रश्न संविधान के 73 और 74 संविधान के 73वां और 74वां संविधान संशोधन स्थानीय निकायों का प्रयोग किस आर्टिकल में।
आर्टिकल कितना में, 40 में। अगला प्रश्न, जो फंडामेंटल राइट यानी मूल अधिकारों के संविधान के विशेष संरक्षण है, यानी मूल अधिकार को जो है सभी को संरक्षण प्राप्त है कि उच्चतम न्यायालय में जा सकता है। कहाँ जा सकता है, उच्चतम न्यायालय में जा सकता है। किस आर्टिकल के तहत, आर्टिकल 32। आर्टिकल 32 का आता है कि आप लोग सुप्रीम कोर्ट जो है जा सकते हैं, कोई भी जो है अदालत के लिए आप लोग कहाँ जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। और उसके बाद उच्च न्यायालय भी जा सकते हैं। उच्च न्यायालय जो है 226 आर्टिकल में, कितना आर्टिकल, 226 आर्टिकल में जो मूल अधिकारों का संरक्षण है सभी को, कि जो है उच्च न्यायालय में जा सकते हैं। तो कमेंट कीजिएगा कि उच्चतम न्यायालय का जो है, उच्चतम न्यायालय का जो है स्थापना कब हुआ है, आप लोग बताइएगा। उच्चतम न्यायालय का स्थापना कब हुआ है, उच्चतम न्यायालय का स्थापना कब हुआ है, यह स्थापना हुआ है 28 जनवरी। कब हुआ है, 28 जनवरी 1950। कब हुआ है, 28 जनवरी 1950 को जो है उच्चतम न्यायालय का स्थापना हुआ है। आप लोग बताइएगा उच्चतम न्यायालय जो है किस आर्टिकल में, उच्चतम न्यायालय किस आर्टिकल में है, तो उच्चतम न्यायालय आर्टिकल जो है 124 में। कितना आर्टिकल, 124 जो है उच्चतम न्यायालय। आप लोग बताइएगा उच्चतम न्यायालय कहाँ है, उच्चतम न्यायालय कहाँ है, आप लोग बताइएगा। आंसर हो जाएगा दिल्ली। कहाँ हुआ, दिल्ली में हुआ। ठीक है, अगला बताइएगा कि उच्च न्यायालय जो है किस आर्टिकल में, उच्च न्यायालय किस आर्टिकल में है, तो आर्टिकल 214 में। कितना है, प्रत्येक राज्य में जो उच्च न्यायालय कितना में होगा, 214 में। अब लोग नेक्स्ट प्रश्न है कि अभी जो है वर्तमान समय में जो है उच्च न्यायालय की संख्या कितना है। वर्तमान समय में उच्च न्यायालय की संख्या आप लोग जवाब दीजिएगा कितना है। तो अभी वर्तमान समय उच्च न्यायालय की संख्या कितना हो गया, 25 हो गया। कितना हो गया, 25 हो गया। ये भी आप लोग ध्यान दीजिए। अगला बताइएगा कि पटना उच्च न्यायालय का स्थापना कब हुआ है, बताइएगा, कमेंट कीजिएगा। पटना उच्च न्यायालय का स्थापना कब हुआ है, 1916 में। कब हुआ है पटना उच्च न्यायालय का स्थापना, 1916 में हुआ है, ध्यान दीजिएगा। अगला बताइएगा मूल अधिकार, ये जो है इससे भी रिलेटेड सवाल जो आएगा। तो मूल अधिकार जो किस देश से लिया, आप लोग जवाब दीजिएगा। मूल अधिकार किस देश से लिया गया, मूल अधिकार किस देश से लिया गया, ये जो है बताइएगा। मूल अधिकार अमेरिका से लिया गया। कहाँ से लिया गया, अमेरिका से लिया गया। आप लोग ध्यान दीजिएगा, मूल अधिकार कहाँ से, अमेरिका से लिया गया। और मूल अधिकार आप लोग बताइएगा किस भाग में है, मूल अधिकार किस भाग में है, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये भी सवाल बनेगा, मूल अधिकार किस भाग में है, 12 से 35। कितना में है, 12 से जो है 35 में जो है मूल अधिकारों का उल्लेख किया गया है। सॉरी, आर्टिकल 12 से 35 में। और भाग पूछा जाएगा, भाग कितना में है, भाग 3 में। कितना में, भाग 3 में जो है मूल अधिकार के बारे में बताया गया है। और अनुच्छेद पूछा जाएगा 12 से लेकर 35। नेक्स्ट प्रश्न कमेंट कीजिएगा कि मूल अधिकार जो है वर्तमान समय में कितने, मूल अधिकार का जो है अभी वर्तमान समय में कितने हैं, आप लोग कमेंट कीजिएगा कितना है। तो वर्तमान समय में कितना है, 6 है। वर्तमान समय में 6 है। पर जब मूल संविधान में जो है वर्तमान में भी 6 है, पर पहले कितना था, मूल संविधान में 7 था। कितना था, 7 जो है किसको हटा दिया गया, ये हटा दिया गया संपत्ति का अधिकार। किसको हटा दिया गया, संपत्ति के अधिकार को जो हटा दिया गया, संपत्ति के अधिकार को जो हटा दिया गया है। ये संपत्ति का अधिकार को जो है कितना, 74वां संविधान, कितना, 44वां संविधान, 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा क्या किया, इसको हटा दिया गया। 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा किया गया, संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया। ये कितना के तहत रख दिया गया इसको, ये आर्टिकल जो है 300 का को, कितना है, 300 का को आर्टिकल में इसको रख दिया है संपत्ति का अधिकार को। संपत्ति का अधिकार एक कैसा अधिकार है, ये सवाल पूछा जा सकता है। संपत्ति का अधिकार एक कैसा अधिकार है, तो कानूनी अधिकार है। कैसा अधिकार है, ध्यान दीजिएगा, कानूनी अधिकार। संपत्ति का अधिकार एक कैसा अधिकार है, ये कानूनी अधिकार है। ये भी प्रश्न आ सकता है एग्जाम में, तो आप लोग ये भी पॉइंट को आप लोग ध्यान रखिएगा। लास्ट प्रश्न, मूल अधिकार का निलंबन विशेष प्रक्रिया, मूल अधिकारों का जो है निलंबन विशेष प्रक्रिया है, उसमें आर्टिकल ऐसा है 48 और 358 और 59 जो है इसके द्वारा जो है इसको निलंबन कर सकता है मूल अधिकारों। प्लीज आप लोग
वीडियो को अगर अच्छा लगा होगा तो आप लोग वीडियो को शेयर कर दीजिएगा अपने अपने दोस्त को। TRE 4.0 बहुत जल्द ही आने वाला है, तो आप लोग तैयारी लग जाइए और ज़्यादा आप लोग वीडियो को शेयर कर दीजिए और शेयर जो है वीडियो को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। काफ़ी मेहनत करना पड़ता है नोट्स को तैयार करने में। आज के लिए बस इतना ही। तो जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।